अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहां पाशमी और ये है टोयोटा कोरोला GLI 2013 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11 जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2008 के एंड से आना शुरू हुई थी और ये गाड़ी 2014 तक आई थी। ये इसका GLI वेरिएंट है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था अपने टाइम पे और ये गाड़ी अभी भी काफी आइकॉनिक कार है। खैर, इसकी क्या वजह है ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये टोटल जेन्युइन है, सिर्फ 24 किलोमीटर चली हुई है। टायर भी इस गाड़ी में जेन्युइन ही लगे हुए हैं। इंटीरियर भी इस गाड़ी का एज गुड एज ब्रांड न्यू है। इस कंडीशन की गाड़ी काफी हार्ड टू फाइंड है। इसकी डिमांड 45 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप्स, स्क्रैपिंग कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास 2009 वाली कोरोला है तो आप उसको एशिया में कन्वर्ट करवा सकते हैं साइकिल मोटरस्पोर्ट से। और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, मॉडिफिकेशन या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कोरोला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी आपको काफी महंगी लग रही होगी, लेकिन इसकी वजह है और वजह यह है कि गाड़ी अब बेसिकली एक कलेक्टर आइटम बनती जा रही है। इस कंडीशन की गाड़ी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जो कि इस कंडीशन में अभी तक प्रिजर्व्ड हैं और उनकी वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम ऊपर ही जाती जाएगी। जितनी पुरानी होती जाएंगी और कंडीशन के लिहाज से सही रहेंगी। गाड़ी जितनी पुरानी हो और कंडीशन में बिल्कुल सही हो तो बेसिकली कलेक्टर आइटम बनती जाती है। दिस कार इज नो डिफरेंट। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक के लिहाज से ये गाड़ी काफी आपको वाइड लुक देती है। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों को ये गाड़ी नई वाली कोरोला से बहुत सारा बेहतर लगती है। खैर, अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस एरा में खास फीचर्स नहीं आते थे फ्रंट पे। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स में नॉर्मल सी हैं। इसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, लो और हाई के अलग-अलग, जो कि इस एरा की जो सिटी आती थी उसमें हेडलाइट के अंदर सिंगल ही पॉइंट आता था। फिर इसके अलावा ये हेडलाइट के फेसलिफ्ट के बाद वाली हैं। इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट कर दिया गया था और फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया गया। फॉग लैंप का डिजाइन भी चेंज कर दिया गया और GLI 1.6 XLI में फॉग लैंप नहीं आ रहे थे। सिर्फ ऑल्टेस 1.8 जो थी वो फॉग लैंप ऑफर करती थी इस एरा में। इसके ये स्लॉट्स ब्लैंक दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ इसका बॉडी कलर में ही है, कुछ भी यहाँ पे ब्लैक नहीं छोड़ा गया। वाइपर इसके बिल्कुल सामने ही दिए गए हैं। नेक्स्ट जनरेशन में इनको थोड़ा सा हाइड कर दिया गया था बोनेट के नीचे और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। सब कुछ यहाँ पे सिंपल सा है, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी बल्की है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो ये भी इसके बिल्कुल स्क्रैचलेस है। यहाँ पे इसमें VVT की बैचिंग दी गई है जो कि इस एरा में एक बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी टोयोटा की, तो टोयोटा ने इसको बड़ा प्राउडली यहाँ पे शोकेस किया है। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर साइड मिरर के अंदर दे दिए गए थे 2009 के बाद से। इससे पहले वाली कोरोलास में इंडिकेटर यहाँ पे आता था फेंडर में। बाकी टायर्स गाड़ी में यूरोस्टार के हैं, इन पर मैं डिस्कशन करूंगा आगे। डोर हैंडल्स गाड़ी में प्लास्टिक में आते हैं, ऑल्टेस 1.8 में ये बॉडी कलर में आ रहे थे और बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली साइज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये साइज के लिहाज से सिविक जितनी है। सिविक और कोरोला एक दूसरे का हेड ऑन कंपटीशन है, लेकिन ये वाली गाड़ी सिटी के कंपटीशन में भी जाती है क्योंकि इंजन ये गाड़ी बेसिकली सिटी के बराबर का ऑफर करती है 1.3। इसके अलावा इसमें जो ये साइड्स दी गई है बिल्कुल सिंपल सी हैं। ऑल्टेस वर्जन्स के अंदर यहाँ पे नीचे साइड स्कर्ट्स भी आती थी इस एरा में और वो गाड़ियाँ रिम ऑफर करती थी। बाकी सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा है, स्ट्रिप डाउन है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल फ्लोई सा है। कट लाइन्स में काफी मिनिमलिस्टिक सी दी गई हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की 55 लीटर है और इसके अलावा इसमें मड फ्लैप्स भी आ रहे थे। इस एरा में कोरोला मड फ्लैप ऑफर किया करती थी, जबकि आपको अब नई वाली कोरोलास में ये देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो पूरी कार में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। इस तरह से कि फेसलिफ्ट के बाद इसकी लुक को चेंज कर दिया गया था। फेसलिफ्ट के बाद इसकी टेल थोड़ी श्रिंक कर दी गई, लंबी कर दी गई और इसमें क्रोम बहुत सारा कर दिया गया। टोयोटा की अगर आप मोस्टली कार उठा के देखें, बेशक नई वाली कोरोला हो, प्राडो हो, फॉर्च्यूनर हो, V8 हो, जब भी टोयोटा अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करता है तो उसके टेल में क्रोम बहुत सारा कर देता है और उसकी जो फ्रिल्स होती हैं डिग्गी की वो बड़ी कर देता है। सेम गोज फॉर दिस कार। इसमें जो पहले ये फ्रिल आती थी यहाँ तक आती थी प्लेट के कर्व तक, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसको काफी लंबा कर दिया गया और टेल लाइट पहले क्रोम इतना नहीं आ रहा था, इसमें ज्यादा कर दिया गया था। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टेल लाइट की तो इसमें ये LED पॉइंट्स दिए गए हैं ब्रेक के लिए। रिवर्स और इंडिकेटर भी इसका इसी के अंदर दिया गया है और इसके अलावा इस गाड़ी का जो बम्पर है इसके रिफ्लेक्टर को भी चेंज कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद से। प्री फेसलिफ्ट कार में ये राउंड आता था, फेसलिफ्ट के बाद इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया गया। एग्जॉस्ट की गाड़ी सिर्फ राइट पे एक ही ऑफर करती है। बैक पे GLI में ये ब्रेक लैंप आता है, XLI में ब्रेक लैंप नहीं आता। बाकी यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर की बैचिंग दी गई है जो कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोकेस किया गया था। इसके अलावा ट्रंक अनलॉक करने के लिए फिजिकल की दी गई है। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की काफी स्पेशियस है। यहाँ पे 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली आ सकता है, लेकिन ये वो एरा है जिसमें कार कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती थी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। इसका सारा का सारा ट्रंक बिल्कुल एक्सपोज है, तारें आपको सामने नजर आ रही हैं। नई वाली कोरोला में इसको काफी हद तक कवर कर दिया गया है जब से कंपटीशन आया है पाकिस्तान में।
बाकी इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर निकाल सकता हूँ। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, तो ये रेयर कैमरा भी इंस्टॉल्ड है और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंटीरियर नई वाली कोरोला से ज्यादा बेहतर है। इस तरह से कि यहाँ पे आपको काफी खुली फील आती है। यहाँ पे हर चीज काफी ज्यादा स्पेशियस और नीट सी है, जो कि नई कोरोला में आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसके अलावा उसके डैशबोर्ड की लुक भी इतनी ज्यादा खुली नहीं आती, लेकिन बैक पे वो गाड़ी से ज्यादा खुली है। ये सब चीजें मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें 3 स्पोक आता है और इसमें किसी भी स्पोक पे कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए, ये बिल्कुल ही ब्लैंक है। इसके अलावा हॉर्न इस गाड़ी का ऐसे साउंड करता है और इसमें कोई एयरबैग वगैरह नहीं आते। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसका कंपटीशन होंडा सिटी बनती थी इस टाइम पे, और सिटी में स्टीयरिंग व्हील सिर्फ टिल्ट वाला था, टेलीस्कोपिक नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर ले जाती है। इसके अलावा इसके आफ्टर मार्केट कंट्रोल्स भी आते हैं, जो कि आप लेकर लगवा सकते हैं मार्केट से। स्पेसिफिक कार में ये ब्लैंक किया हुआ है क्योंकि जेन्युइन है। बाकी अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इसमें सिर्फ पार्किंग और ऑन का फीचर आता है। फॉग लैंप इसमें नहीं दिए गए, GLI फॉग लैंप ऑफर नहीं करती। वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका बिल्कुल ही सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्लैशीनेस नहीं दी गई। ये सिर्फ एक बेसिकली कार्डबोर्ड का फट्टा है और उसके पीछे लाइट्स चल रही हैं। RPM इस गाड़ी का 6.5 पे जाकर रेड लाइन करता है। स्पीड लिमिट इसकी 240 किलोमीटर/आवर तक है। इसके अलावा इन दोनों में 2.5 इंच स्क्रीन दी गई हैं। लेफ्ट में जो स्क्रीन दी गई है ये आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस सारी चीज़ें शो करवाती है और रेंज शो करवाती है। राइट में जो स्क्रीन दी गई है आपको इसका ऑडोमीटर शो करवाती है और ट्रिप A और ट्रिप B शो करवाती है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सा मीटर है। मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। यहाँ पे उतनी चीज़ें दी गई हैं जितने की जरूरत है, कोई फ्लैशनेस नहीं दी गई यहाँ पे। लाइट्स में ऑरेंज आती हैं, हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी है और डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और वही है कि फेसलिफ्ट में इसके डैशबोर्ड के ऊपर वाले एरिया को प्रॉपर ब्लैक कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में ऊपर वाला एरिया थोड़ा मैरून सा आता था, नीचे वाइट सेम था लेकिन ऊपर थोड़ा मैरून था। स्टीयरिंग भी इसका मैरून था, बट फेसलिफ्ट के बाद इसको फुल जेट ब्लैक कर दिया गया। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग वर्क है। बाकी इसमें वाला एरिया सारा ब्लैंक आता है। इंटरनेशनल कार्स के अंदर यहाँ पे स्पीकर आते हैं, 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं इसके सेंटर में, 2 साइड्स पे, और उससे नीचे इसका एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल्ड है। जबकि इसका जेन्युइन जो सिस्टम आता है वो बिल्कुल बेसिक सा होता है, उसमें सिर्फ ऑक्स, ब्लूटूथ, USB इस तरह की चीज़ें लगती हैं, जबकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें यूट्यूब, नेविगेशन, अपनी मर्जी की एप्स वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। उससे नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि बेसिक सा है। साथ इसके डैशबोर्ड में 2 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, ऊपर वाला ग्लव कंपार्टमेंट है, नीचे वाला एक प्रॉपर स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके अलावा अगर बात कीजिए नीचे दिए गए कंपार्टमेंट्स की, तो इसको मैं ओपन करता हूँ अगर, तो इसमें सिग्नल लाइटर और एस्ट्रे दी गई है। इसके अलावा इसमें गेयर सिलेक्टर नॉर्मल सा ही आता है, इस पर भी कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। ये गाड़ी 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर ऑफर करती है। और इसके अलावा इसमें फिर डैशबोर्ड की साइड्स पे यहाँ पे और कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं जहाँ पे आप कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर एक लिड दी गई है। इसके अलावा हैंडब्रेक इसमें नॉर्मल सी आती है। सेंटर कंसोल भी इसका कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, यहाँ पर आप एक अपना परफ्यूम या ब्रश वगैरह रख सकते हैं, साथ एक वॉलेट आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है। इसमें सेंटर में टेक्सचर दिया गया है, साइड पे नॉर्मल सी हैं ये मैनुअली एडजस्टेबल, इनको मैं हाथ से ही आगे पीछे करूंगा। और इसके अलावा सेम पैटर्न इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में इसके आर्मरेस्ट वाले एरिया पे फैब्रिक दिया गया है, बाकी डोर्स के प्लास्टिक की फिनिश में है। और ये गाड़ी क्योंकि GLI है तो इसमें विंडोज फॉरवर्ड आती हैं। ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि मैं इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस तरह से कि इवन इलेंट्रा अगर आप 2024 में भी लेते हैं 0 मीटर इलेक्ट्रा GLS, तो उसमें विंडो सिर्फ ऑटो डाउन होती हैं, ऑटो अप नहीं होती। आप उसको ये नहीं कर सकते, तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। होंडा ने यहाँ पे पता नहीं क्यों चीप आउट किया है, बट ये फैक्ट है। आप उसको सिर्फ ऑटो डाउन कर सकते हैं, ऑटो अप नहीं कर सकते, जबकि इसमें वो चीज़ आती है। बाकी इसके अलावा यहाँ से आप इसके साइड मिरर को बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये फोल्ड एंड फोल्ड नहीं होते लेकिन एडजस्ट हो जाते हैं इधर से ही। इसके अलावा अगर बात की जाए वेंटिलेटर की, तो ये पैसेंजर के पास दिया गया है, ड्राइवर के पास नहीं आता। सेंटर में ये ब्लैंक है, इसमें कोई लाइट्स वगैरह नहीं आती, जबकि इसके ऑल्टिस 1.6 सनरूफ वाले वर्जन के अंदर यहाँ पे लाइट्स आती हैं। बाकी इसमें सेंटर में एक कैमरा लाइट दी गई है, रूफ इसकी ब्लैंक ही है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे स्पेशियस है लेकिन कंपैरेटिवली नई वाली कोरोला से थोड़ी सी तंग है। ये गाड़ी आगे बहुत खुली है, नई वाली कोरोला आगे इतनी खुली नहीं है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन मेरे से कोई लंबा बंदा बैठेगा तो यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। नई वाली कोरोला यहाँ ज़्यादा खुली है। बाकी बैक पे यहाँ पे आप 3 लोग आसानी से बैठा सकते हैं। इस तरह से कि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है,
तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। बाकी सेंटर में GLI में सेंटर कंसोल आता है, XLI में सेंटर कंसोल नहीं आता। इसको मैं निकाल के एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए होते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है। रेयर सीट्स में इसकी सीट बेल्ट आती हैं। इसके अलावा डोर में काफी बड़े बॉटल होल्डर दिए गए हैं, बुक होल्डर दिए गए हैं। ड्राइव विंडोज भी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक हैं। और इसके अलावा GLI में टोटल 4 स्पीकर आते हैं, 2 डोर्स में, 2 बैक पे। ऑल्टिस में 6 आते हैं, 2 ट्विटर्स भी आते हैं। XLI में 2 स्पीकर आते हैं आगे डोर्स में। और इसके अलावा यहाँ भी कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन XLI और GLI में 13 सीसी आता है, 2NZFE। इस बॉडी में बहुत सारे इंजन ऑफर किए थे टोयोटा ने, 13 सीसी, 16 सीसी, 18 सीसी और फिर 2000 सीसी डीजल। 2.0 वाली कार बहुत ही रेयर है। XLI और GLI सबसे ज्यादा चली हैं। ऑल्टिस 1.6 और 1.8 भी कंपैरेटिवली इससे कम नजर आती हैं आपको, लेकिन ये सारे ही इंजन काफी रोबस्ट और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हैं। ये गाड़ी बहुत ज्यादा चली है मेनली अपनी एवरेज की वजह से, और इसके अलावा ये गाड़ी इजी टू मेंटेन भी है। 13 सीसी इंजन 2NZFE ये 2004 से आना शुरू हुआ था और 2019 तक आया है। 19 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि बेसिकली यही वाला इंजन एज इट इज सेम टू सेम नई वाली क्रोला में भी आता रहा है काफी अरसा। खैर ये इंजन काफी ड्यूरेबल है और इसके अलावा ये गाड़ी 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इसमें फिर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आती थी, एक मैनुअल भी आती थी, लेकिन ये कार मोस्टली मैनुअल में ही चली है। बाकी GLI ABS भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो आपको सिटी में तकरीबन 13-14 तक की एवरेज आराम से ले सकती है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। लॉन्ग पे गाड़ी 15, 16, 17 आराम से चली जाती है। अगर आप बहुत प्यार से चाहें तो ये शहर में भी आपको तकरीबन 14-15 की एवरेज देगी, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है GLI ये है 195, 65 और 15, और इसमें आइकॉनिक यूरोसार का टायर आता है। ये इस गाड़ी में बहुत अरसा आता रहा है, इवन 2019 तक भी ये टायर आता रहा है। लेकिन GLI के बारे में एक मजेदार चीज ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जबकि इसका कंपटीशन होंडा सिटी वो सिर्फ अगले 2 टायरों में डिस्क ब्रेक ऑफर करती थी, बैक पे उसमें ड्रम ब्रेक्स आती थी। बेसिकली ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ज़्यादा सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक्स। इसमें ऑल व्हील दी गई है और इसकी वजह यह भी है कि इसमें 1.8 इंजन आते हैं, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए ब्रेकिंग अच्छी रखी गई है। तो बेसिकली छोटे इंजन के लिए टोयोटा ने पूरी ब्रेकिंग सिस्टम को चेंज करने की बजाय उन्होंने एक ही ब्रेकिंग सिस्टम में चला दिया, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी साइज के लिहाज से भी डेफिनेटली गाड़ी सिटी से इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसी बॉडी के अंदर 1.8 और 2.0 इंजन भी आते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए बॉडी बड़ी रखी गई है। और 1.3 के लिए उसको छोटा करने का कोई फायदा तो है नहीं, तो डेफिनेटली टोयोटा ने एक ही बॉडी सब मॉडल्स के लिए चला दी। बाकी इसके अलावा इसमें स्टील रिम्स आते हैं, व्हील कैप्स आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।